Hi everybody, I'm Tamsa Tyagi, your biology educator on Unacademy 11-12 channel. So we are here for the last lecture of breathing and exchange of gases. तो कैसे हो आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. फटाफट से मुझे पहले कमेंट सेक्शन में बताते जाइए who all are here in my class. किस किसने क्लास को ज्वाइन कर लिया है मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे सारे बच्चे. ओके और हाँ, आज का लास्ट लेक्चर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. वी विल बी डन विद दिस चैप्टर नाउ. Now students, I hope you all know me. I'm Tamsa Tyagi. और अनअकैडमी का ये टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है. यू आर गिवन विद दिस लिंक ऑफ द अनअकैडमी 11-12 टेलीग्राम चैनल. तो अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट से इसको ज्वाइन कर लीजिए सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन द इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस फ्रॉम ऑल द एडुकेटर्स हु आर प्रेजेंट ऑन दिस चैनल. And beta, Unacademy पे you get a flat 10% off by using my Taman Zero code. जब आप ये कोड यूज करोगे तो किसी भी Unacademy सब्सक्रिप्शन का पैकेज जो है वो आपको इमिडिएटली 10% ऑफ पे मिल जाता है. एंड इफ आई टॉक अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन, सो बेटा यहाँ पे यू लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम. घर बैठ के बड़े आराम तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो. ठीक है, अनलिमिटेड आपको एक्सेस मिल रहा है सारे ही कोर्सेज के लिए. यहाँ पे आपको टॉप एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं. रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज, मेंटोरशिप एंड गाइडेंस. स्टडी मटेरियल आपको हर लेक्चर के बाद में पीडीएफ फॉर्म में मिल जाता है. यू आर गेटिंग द प्रैक्टिस टेस्ट विच इज वेरी वेरी नेसेसरी व्हेन यू आर परफॉर्मिंग एंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम्स लाइक CBSE board exams or even your NEET exam. So you need to practice the questions. Until you practice the questions, you will not get to know what is the pattern of the exam and how much are you prepared for your exams. Do you get it? तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ यार, प्लस पे आओ, वहीं पे आपकी अच्छे से तैयारी होगी. वाईटी पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, नो डाउट, बट लेकिन जो आपके एक एक्चुअल यू नो जो तैयारी चाहिए होती है वो आपको प्लस पे ही मिलती है, राइट. एंड देन लाइव टेस्ट सीरीज यू गेट बैच कोर्सेज. आपको ये सारी ही चीजें यहाँ मिलती हैं. ठीक है, सो आई वुड सजेस्ट स्टार्ट एनरोलिंग योरसेल्फ इन द प्लस क्लासेस. ओके I'm sorry. So yeah, and apart from this, if I talk about the प्राइसिंग है, सो गाइज यू कैन सी अभी भी आपके पास ऑप्शन है कि आप लोग इस 18 मंथ्स के पैकेज के लिए जा सकते हो. हियर यू जस्ट हैव टू पे 1111 पर मंथ. मतलब एक महीने में आपको सिर्फ इतना ही पे करना है और 18 महीने के लिए आप खुद को एनरोल कर सकते हो. EMI ऑप्शंस आपके पास रहता है. सो स्टार्ट एनरोलिंग योरसेल्फ. एंड इसमें भी अगर आप मेरा ये Taman Zero कोड यूज कर लेते हो तो आपको ये हाई एंड प्राइसिंग पे 10% ऑफ भी हो जाएगा. नाउ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अनअकैडमी लेके आया आप लोगों के लिए कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट. सो इट इज द फॉर्मूला फॉर योर सक्सेस इन CBSE क्लास 11. फ्री रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको मिलती है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट अ फ्री रजिस्ट्रेशन यहाँ. या हाय हेलो, ठीक है. यस, मेरी क्रिसमस टू एवरीवन. ओके, मेरी क्रिसमस. आई नो क्रिसमस वाले दिन भी मैं आप लोगों की क्लास ले रही हूँ, बट ओके, वी हैव टू फिनिश दिस चैप्टर, दैट इज व्हाई. ठीक है, तो हमें क्लास तो लेनी पड़ेगी, क्या कर सकते हैं, पढ़ाई तो करनी है ना. ठीक है, सो या यस, अ मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू. एंड यू आर गेटिंग द फ्री रजिस्ट्रेशन. यहाँ कॉम्बैट आपको अवेलेबल है दोनों ही लैंग्वेजेस में, हिंदी में भी इंग्लिश में भी. 30 क्वेश्चंस आपको 60 मिनट्स में कंप्लीट करने होते हैं. डिटेल वीडियो सोल्यूशन मिलता है फॉर एवरी क्वेश्चन. एंड बेटा यहाँ पे यू आर इवन गेटिंग द scholarships and medals and the certificates. So you can see, you can use my Taman Zero कोड here. आप मेरा ये कोड यहाँ यूज करके खुद को एनरोल कर सकते हो. हर संडे 1 बजे आपका ये टेस्ट रहता है. ठीक है, जितने भी फर्स्ट रैंकर्स रहेंगे उनको गोल्ड मेडल मिलेगा अलॉन्ग विद द मेरिट सर्टिफिकेट. सेकेंड रैंकर्स जो रहेंगे दे विल गेट द सिल्वर मेडल अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेट. एंड द थर्ड रैंकर्स विल बी गेटिंग द ब्रॉन्ज मेडल. ठीक है, तो फटाफट से जाइए और Taman Zero कोड यूज करके खुद को एनरोल कर लीजिए. एंड बेटा अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपकी पर्सनल मेंटोर बनूं तो यस यू कैन.
गेट मी एज योर पर्सनल मेंटोर, जहाँ पे आप लोगों के मेरी गाइडेंस के अंदर आप लोग पूरी तैयारी करोगे, ठीक है। और इसके अलावा आइकॉनिक पे और भी बड़े फायदे होते हैं कि यू आर गेटिंग लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, वीकली रिपोर्ट कार्ड आपकी यहाँ रेडी होती है, पेरेंट कनेक्ट आपको मिलता है, स्टडी प्लानर्स रेडी होते हैं, एंड इसके अलावा भी अनअकैडमी के बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। सो टैमन जीरो कोड कैन बी अप्लाइड हियर ऑल्सो, यहाँ पे भी आप टैमन जीरो कोड यूज कर सकते हो। एंड इफ आई टॉक अबाउट द बग्स बाउंटी, इट्स द अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द लर्नर्स टू रिपोर्ट एनी इन एप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो। अगर आपको वीडियो में कोई भी ऐसा कंटेंट दिखता है कि हाँ भाई ये इन एप्रोप्रिएट है, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म दिया हुआ है, एंड यू कैन इवन क्लेम द प्राइज फॉर दैट। Okay, now let's start. So we are talking about the regulation of the respiratory movements. So basically students, हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह से जो हमारे respiratory movements होते हैं वो regulate होते हैं. There are a lot of things by which the regulation is happening. The human beings have a significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demands of the body tissues, ताकि जितने भी जो बॉडी टिश्यूज की जो डिमांड्स होती है उनको सूट कर सके, यानी कि बेसिकली उनको देयर इट कैन बी fulfill किया जा सके, we can use the word fulfill here. So there is the significant ability to maintain, ठीक है, we need to maintain the entire respiratory rhythm, okay, and we also see that there is some kind of moderation happening, यहाँ पे कुछ एक तरह से moderation भी चल रही है, ठीक है, इसको मैनेज किया जाता है, and this is done by the न्यूरल सिस्टम। और ये कौन कंट्रोल कर रहा होता है बेटा, ये हमारा न्यूरल सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। सो दिस इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द न्यूरल सिस्टम। नाउ देयर इज अ स्पेशल सेंटर व्हिच इज प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन ऑफ ब्रेन, एक स्पेशल जो है सेंटर प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ओके okay? So yes, I was talking about this special center which is present in the medulla region of the brain, and this is known as the respiratory rhythm center. इसको हम क्या बोलते हैं? We call it as the respiratory rhythm center. तो ये आपका mainly, this is primarily responsible, यानी कि mainly responsible for this regulation, or we can say the respiratory rhythm. तो ये हमारे जो बॉडी का जो रेस्पिरेटरी रिदम होता है, ये जो रेस्पिरेटरी पैटर्न रहता है, उसको कंट्रोल करने में दिस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज इंपॉर्टेंट। फाइन, सो आई विल शो यू वेयर इज इट लोकेटेड। दिस इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। सो दिस इज द स्पेशल सेंटर विच इज प्रेजेंट इन द मेडुलरी रीजन। इसी मेडुलरी रीजन में आपका ये पर्टिकुलर रिदम सेंटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इसका कंट्रोल होता कैसे है, यहाँ पे मतलब एग्जैक्टली चल क्या रहा है, ठीक है, यही हमें जानना है यहाँ पे। सो अनदर सेंटर इज प्रेजेंट इन द पॉन्स ऑफ द ब्रेन, एक और सेंटर प्रेजेंट होता है जो पॉन्स में प्रेजेंट होता है। यू नो देयर इज दिस स्ट्रक्चर पॉन्स इन द ब्रेन, एंड so the brain is divided into 3 parts, ठीक है। we have the forebrain, midbrain and hindbrain. So this is the part of the hindbrain, okay. So it is having pons in it, medulla and pons is also one of the part. So pons जो होता है that is known as, तो pons के अंदर जो बेटा ये particular region present होता है, इसको हम बोलते हैं pneumotaxic center। क्या बोलते हैं इसको? pneumotaxic center. So this is responsible for moderating the functions of the respiratory rhythm center. तो ये जो respiratory rhythm center होता है उसके functions को control कर रहा होता है या moderate कर रहा होता है basically. See, it is moderating the functions there. Now the neural signal from this center, इस center से जो आपका neural signals जाते हैं, ठीक है, it can reduce the duration of inspiration. ये हमारा जो इंस्पायरेशन का ड्यूरेशन रहता है, मतलब कि हम कितने टाइम तक इंस्पायर कर रहे हैं, देयर इज अ पर्टिकुलर टाइम ना ड्यूरिंग विच वी आर इनहेलिंग, राइट। तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को ही रिड्यूस कर देता है, ठीक है। एंड देयर बाय मतलब ऑटोमेटिकली इफ इट इज रिड्यूसिंग द टाइम, इट इज चेंजिंग द रेस्पिरेटरी रेट देयर, ठीक है।
तो आपका यहाँ पे क्या होता है, अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी रेट जो है वो ऑल्टर हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, ठीक है, दैट इज चेंज. नाउ अ कीमोसेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड, एक कीमोसेंसिटिव एरिया जो है दैट इज ऑल्सो सिचुएटेड विच इज एडजेसेंट टू द रेस्पिरेटरी रिदम. ये आपके रेस्पिरेटरी रिदम के जस्ट एडजेसेंट प्रेजेंट है, ठीक है, उसके बिल्कुल साथ में ये प्रेजेंट रहता है. ओके, इट इज प्रेजेंट जस्ट एडजेसेंट देयर. फाइन, ये बात समझ में आ गई है सबको? इट इज प्रेजेंट जस्ट एडजेसेंट टू द रेस्पिरेटरी रिदम. इज इट क्लियर विद एवरीवन? ठीक है, ओके, राइट. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पे बेसिकली व्हाट आई वाज सेइंग, हाँ, तो ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया होता है ना, ठीक है, ये दो चीजों से कंट्रोल होता है. कौन कौन सी दो चीजें? एक तो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी रहती है आपके हाइड्रोजन आयंस. सो इट इज बेसिकली अफेक्टेड बाय टू रीजन्स, ओके, द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द हाइड्रोजन आयंस, एंड दिस indirectly is causing the changes, or we can say altering the patterns of the respiratory rhythm in your rhythm center. ये मतलब हमारे रेस्पिरेटरी रेट को इनडायरेक्ट, देखो होता है क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस हैं ये जाके हमारे कीमोसेंसिटिव एरिया में दे आर क्रिएटिंग अ चेंज, जिसकी वजह से हमारा जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो बिल्कुल इसके बगल में प्रेजेंट होता है, एडजेसेंटली प्रेजेंट होता है, वो वहां पे कुछ चेंजेस लेके आते हैं, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल रेस्पिरेटरी रेट जो है वो ऑल्टर हो जाता है. ठीक है, अभी मैं इस बात को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी आगे. सो what I'm trying to make you guys understand here is, थोड़ा सा ध्यान देना मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे. तो देखो हमारा कीमोसेंसिटिव एरिया रहता है, ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस के लिए हाईली 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 सेंसिटिव है. मतलब इन आयंस की वजह से और इस गैस की वजह से ये बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, यहाँ पे द इंक्रीज इन दी सब्सटेंस, जैसे ही इनका कंटेंट यहाँ बढ़ जाता है, इनका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बढ़ जाता है, तो इट एक्टिवेट्स द कीमोसेंसिटिव एरिया. तो यहाँ पे जो कीमोसेंसिटिव एरिया है वो क्या हो जाता है, वो इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाता है. इट इज एक्टिवेटेड हियर ऑटोमेटिकली, ठीक है. सो उस एक्टिवेशन के बाद देन व्हाट हैपेंस, जो हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है जो उसके एडजेसेंटली प्रेजेंट है, यही हमने बात की थी ना, इट इज प्रेजेंट एडजेसेंट टू इट. So it causes, it sends the signals to the rhythm center. ये इस rhythm center के अंदर signals भेजता है कि भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, like the concentration of carbon dioxide and H plus is getting high, so there is a need to make certain changes, or we can say some arrangements have to be, some necessary arrangements have to be done in the rhythm center, okay, so as to alter the rate of the respiration. So वही बात मैंने बताई, जैसे ही यहाँ पे आपका इन सब्सटेंसेस का concentration बढ़ता है, it activates this center, the chemosensitive area, and it in turn send the signals to the respiratory rhythm center. फिर ये क्या करेगा, ये आपके respiratory rhythm center के पास में signals भेज देता है ताकि वहां पे necessary adjustment हो जाए in the respiratory process by which the substances can be eliminated, ताकि ये जिन भी चीजों का concentration यहाँ बढ़ चुका है ये सब यहाँ से क्या हो जाए, एलिमिनेट आउट हो जाए, रिमूव हो जाए, ठीक है, सो दैट दे ऑल कैन बी removed from here, they can be eliminated from here. Okay, now students, the next thing is the receptors. There are certain receptors which are also associated with two arch are present here. मैं अभी आपको डायग्राम दिखाती हूँ. एक होता है aortic arch और दूसरा होता है कैरोटिड आर्टरी. मैं पहले आपको डायग्राम ही दिखा देती हूँ, उसके बाद आई विल प्रोसीड फर्दर. सो सी हियर, ये डायग्राम देखो आप, ये हमारी सेंसरी नर्व्स जा रही हैं, एंड इट इज दीज आर कनेक्टेड विद द टू आर्चेस, राइट. एक तरफ आपका ये कैरोटिड दिख रही है आपको, ठीक है, दिस इज द कैरोटिड आर्च, एंड ये आपकी आयोर्टिक बॉडी है, दैट इज द आयोर्टिक आर्च. आयोर्टा जो हमारी आयोर्टा रहती है ना, दैट्स द मेन आर्टरी, द थिकेस्ट आर्टरी
फ्रॉम विच द ब्लड इज फ्लोइंग टूवर्ड्स द बॉडी पार्ट। एग्जैक्टली उसी की बात हो रही है। तो यहाँ से ये aortic arches जाती हैं और ये आपकी कैरोटिड आर्चेस होती हैं। सो बेसिकली हमारा जो ये देर आर सर्टेन रिसेप्टर्स विच आर associated का मतलब होता है attached, these are attached with them, these are connected with them and it recognize the changes in the carbon dioxide in the H plus concentration। ये क्या करता है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड और H प्लस के अंदर जो भी वहां पे कॉन्सेंट्रेशन रहता है उन चेंजेस को रिकॉग्नाइज करके इट सेंड्स द नेसेसरी सिग्नल्स। ठीक है, वट एवर आर द नेसेसरी सिग्नल्स उनको ये क्या करेगा, सेंस करेगा। ठीक है, एंड सेंड द नेसेसरी सिग्नल्स टू द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ओके, सो जो भी नेसेसरी सिग्नल्स होते हैं, द पाथवेज ऑफ द न्यूरल सिस्टम वी आर टॉकिंग अबाउट, सो ऑल दो सिग्नल्स रीचेस टू द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। वो सारे के सारे रिदम सेंटर पे जाएंगे फॉर नेसेसरी एक्शंस। और वो नेसेसरी एक्शंस बेसिकली क्या होते हैं, इंक्रीज इन द रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग व्हेन देयर इज हाई कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H प्लस आयंस, ताकि वहां पे तेजी से आपका रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाए और डेप्थ भी बढ़े ब्रीदिंग की। ठीक है, तभी दीज कैन बी एलिमिनेटेड आउट, तभी इन चीजों को वहां से एलिमिनेट आउट कर सकते हैं। सो बेसिक पर्पस बिहाइंड दिस इज टू एलिमिनेट आउट दिस एक्सेस, इतना हाई कॉन्सेंट्रेशन जो है तो उसको वहां से एलिमिनेट आउट करना है। दैट्स द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। ओके, इज इट क्लियर विद एवरीबडी? यहां तक सबको समझ में आया? हाँ, किसी को कोई डाउट यहां तक? Are you guys getting it now? Okay, now the role of oxygen। ठीक है, जो ऑक्सीजन की अगर रोल की बात करूं इन द रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम, दैट इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। मतलब ऑक्सीजन का एज सच कभी अभी कोई रोल पता नहीं है कि क्या होता है। ठीक है, ये आपकी दोनों कैरोटिड बॉडी और aortic बॉडीज रहती है बेटा, ये आपके कीमोरेसेप्टर से अटैच्ड होती हैं। एक क्वेश्चन आया यहाँ पे, epithelium lining the bronchioles is what? Pseudostratified columnar, pseudostratified sensory, squamous sensory या cuboidal and columnar? हाँ जी, let me know in the comment section what is the correct answer. What is the correct answer, students? Pseudostratified columnar, pseudostratified sensory, squamous sensory, cuboidal and columnar. Yes everyone? हाँ जी, everybody yes, absolutely, it is the cuboidal and columnar। ठीक है बेटा, जो आपके ब्रोंकियोल्स के लाइनिंग होते हैं वहां पे कॉलमनार होते हैं, दोस आर इवन सिलिएटेड, ताकि मैंने बताया था ना रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपके सिलिएटेड कॉलमनार प्रेजेंट होते हैं, साथ साथ में वहां क्यूबॉइडल भी होते हैं, तो ये आपके प्रेजेंट होते हैं वहां पे। ठीक है, अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, डिसऑर्डर्स। सबसे पहले डिसऑर्डर की अगर हम बात करें दैट इज अस्थमा। तो बेटा ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जहां पे ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है। देयर इज दिस डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग। आप लोग जानते हैं अस्थमा के पेशेंट्स को ब्रीदिंग में बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्योंकि वहां पे जो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स होते हैं ना, ठीक है, ये जो कंडक्टिंग डक्ट्स होती है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक की, इनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है और इसी इन्फ्लेमेशन से देयर इज अ प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग। So it is basically, we can say it is characterized by the spasm of the smooth muscles which are present in the walls of the bronchi and bronchioles. So हमारे bronchi और bronchioles के अंदर जितने भी smooth muscles होती है ना, उनका spasm हो जाता है basically। ठीक है, a long contraction, okay, and that leads to the difficulty in breathing, right? सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेटा हमें किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अस्थमा में? द पेशेंट कफ्स हियर, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है, वीजिंग होती है। वीजिंग इज लाइक यू आर हैविंग कफिंग ऑल्सो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द रनिंग नोज इज ऑल्सो देयर, वीजिंग इज ऑल्सो देयर। Now in the case of asthma, the allergen causes release of histamine.
तो अस्थमा के केसेस में क्या होता है, जो एलर्जिन होता है ना, ठीक है, दैट कॉजेज द रिलीज ऑफ हिस्टामिन, हमारी बॉडी में हिस्टामिन रिलीज होता है, एंड इसके अलावा कुछ और इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस भी रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, यानी कि उसका जो डायमीटर है वो छोटा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी एम्फाइसेमा। द नेक्स्ट डिसऑर्डर इज एम्फाइसेमा। बेटा एम्फाइसेमा जो है इट इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर, ठीक है, ये क्या है, क्रॉनिक डिसऑर्डर है, in which the alveolar walls are damaged and their walls collapse, due to which respiratory surface area of the exchange of gases is decreased. So basically जितना भी respiratory exchange gases होता है, respiratory जो एरिया रहता है ना, ठीक है, सो दैट इज डिक्रीज, अगर वो सरफेस ही डिक्रीज हो जाएगा तो रेस्पिरेशन के लिए अगर सरफेस कम होएगा तो ऑब्वियसली आपका ऑटोमेटिकली जो ब्रीदिंग रेट हो जाएगा वो कम हो जाएगा ना, ठीक है। सो दैट्स द इशू हियर, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो जाएगी अगर रेस्पिरेटरी सरफेस ही कम हो गया, ठीक है। तो या सो ये काफी क्रॉनिक डिसऑर्डर रहता है। डिसऑर्डर्स दो तरह के होते हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक। सो जो एक्यूट होते हैं ना वो बेसिकली शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, जल्दी ठीक हो जाते हैं, बट क्रॉनिक थोड़ा लंबा चलते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स भी बॉडी पे बहुत ज्यादा ज्यादा डैमेज छोड़ के जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का ये डिसऑर्डर रहता है। एंड लंग शोज लार्जर बट फ्यूअर एल्वेलाई, तो यहाँ पे एल्वेलाई का जो नंबर है वो काफी कम हो जाता है, बट उनका साइज थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। एंड दे आर मोर फाइब्रस, उनकी जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है। बट अगर नॉर्मली हम देखें कि एल्वेलाई जो एयर सैक्स होते हैं, they should be more elastic because they are causing the diffusion of the gases, the gaseous exchange is happening there, the gases are going to exert the pressure on the walls of the alveolar sac, so they should be more elastic rather than your fibrous, okay, but in this condition they become more of fibrous. So that's one thing which is happening here. Then one of the major causes of this is smoking of tobacco. अगर हम एक major cause की यहाँ पे बात करें, so that is the smoking of tobacco, ठीक है, जो लोग टोबैको स्मोक करते हैं उनके केसेस में एम्फाइसेमा देखा गया है ज्यादातर केसेस में। अगली डिसऑर्डर जो आती है दैट इज ब्रोंकाइटिस। सो दिस इज बेसिकली द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई अगेन, जिसकी वजह से जो वहां पे म्यूकस लाइनिंग होती है ना, जो म्यूकस लाइनिंग रहती है ब्रोंकाई की, दैट इज स्वॉलन अप, वो सूज जाती है, स्वेल अप हो जाती है, एंड देर इज द इंक्रीज्ड म्यूकस प्रोडक्शन, म्यूकस का बहुत ज्यादा वहां प्रोडक्शन होने लगता है। So there is the increased mucus production and decrease in the diameter of bronchi. और अगर हम ब्रोंकाई के डायमीटर की बात करें तो वो वहां पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। देन सिम्टम्स इंक्लूड क्रॉनिक कफ विद थिक म्यूकस और स्प्यूटम। सो अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे क्या आता है बेटा, थिक म्यूकस और स्प्यूटम सिक्रीट होता है, ठीक है। सो दैट इज वन ऑफ द सिम्टम दैट इज सीन इन दिस कंडीशन, द डिसऑर्डर। नेक्स्ट आती है निमोनिया। निमोनिया बेटा आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को पता ही होगा, निमोनिया जो है इट इज कॉज्ड बाय अ वेरी कॉमन बैक्टीरिया दैट इज द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, और एक और होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। सो दीज आर द टू बैक्टीरिया विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द निमोनिया, ठीक है। एंड इसके अलावा कुछ वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ या माइकोप्लाज्मा भी ये कंडीशन कॉज कर देते हैं। सो बेसिकली सिम्टम्स की अगर हम बात करें, इट इंक्लूड्स द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स, ठीक है, लंग्स की इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है, लंग्स यहाँ पे उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना यहाँ पे, देर इज accumulation of the watery thing in the alveoli and that is nothing but the mucus. तो म्यूकस की एक्युमुलेशन होने लगती है, एंड इसके साथ साथ देयर इज द इम्पेयर्ड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो इम्पेयर्ड का मतलब है कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या हो रहा है, हैम्पर हो गया है, ठीक है, इट इज अफेक्टेड बैडली हियर एंड हेंस इट इज लीडिंग टू डेथ। तो दिस इज अ डिजीज, अगर इसको ढंग से ट्रीट ना किया जाए तो ऐसी कंडीशंस में बेटा द अल्टीमेट फेट इज डेथ, ओके।
तो दिस इज क्वाइट डेंजरस डिजीज अगर इसको ढंग से, और बच्चों में बहुत देखी जाती है बेटा, छोटे बच्चों के अंदर बहुत जल्दी निमोनिया हो जाता है, ठीक है। सो एम्फाइसेमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा, ये सब के सब आपके आते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर्स के अंदर, और इनको हम कॉमनली सीओपीडीज कह देते हैं, ठीक है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर्स, यानी ये ऐसे डिसऑर्डर्स हैं विच आर क्रॉनिक, ठीक है, एंड ये आपके पूरी तरह पल्मोनरी एरिया को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। नाउ इसके अलावा देर आर सम डिसऑर्डर्स जिनको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, नाम से ही पता चल रहा है ये ऐसे डिसऑर्डर्स होंगे जो कि किसकी वजह से होते हैं, बेसिकली दीज आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑफ अ पर्सन। ऑक्यूपेशन क्या होता है, मतलब किसी भी इंसान का वो जो मतलब वट एवर द पर्सन इज डूइंग, ठीक है, किस फील्ड में काम कर रहा है वो, उसका ऑक्यूपेशन क्या है। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो होती है वो ऑक्यूपेशनल होती हैं, ठीक है। एंड वन सच डिसऑर्डर इज द ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये क्या होता है, सुना हुआ है ना, हाँ सुना होगा। सो दोबारा से मैं थोड़ा सा अब बता देती हूँ आपको। सो दीज आर कॉज्ड बाय द एक्सपोजर ऑफ द बॉडी टू द हार्मफुल सब्सटेंसेस। जब बॉडी का एक्सपोजर कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस, यू नो, बॉडी एक्सपोज हो जाती है ऐसे हार्मफुल से सब्सटेंसेस से, फ्रॉम सर्टेन इंडस्ट्रीज, देर आर अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज, ओके, जहाँ पे स्मोक है एंड धूल मिट्टी है, डस्ट है, उन्हीं जगहों पे लोगों को रहना पड़ता है। जैसे जो लोग ये इनका काम करते हैं, लेबर्स होती हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम कर रहे होते हैं, राइट, दे आर गोइंग थ्रू दिस, एंड जो माइंस में जो लोग काम करते हैं, जो लोग ग्राइंडिंग का काम करते हैं, एंड इवन जो बैंगल मेकर्स होते हैं, पता है, वो तो हर टाइम दे हैव टू डील विद द ग्लास, एंड दैट इज, जब उसको तराशते हैं एवरीथिंग इज हैपनिंग, ठीक है, वो सब उनके लंग्स में जा रहा था, सब रेस्पिरेटरी ट्रैक में जा रहा होता है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। सो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ऑफ द बॉडी टू सच सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस में को जब जब लॉन्ग टर्म एक्सपोजर रहता है ना ऐसे सब्सटेंसेस का, इट कैन इवन गिव राइज टू इन्फ्लामेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेज। तो अगर बहुत टाइम तक बेटा वो डस्ट है, वो जितनी भी धूल मिट्टी, स्मोक की हमने बात की या ऐसे पार्टिकल्स की बात की है, कभी कभी तो हेवी मेटल्स भी जो है ना वो भी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में रह जाते हैं। तो अगर वो वहां बहुत टाइम तक रह गए उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है रेस्पिरेटरी पैसेजेस का भी और लंग्स का, and it leads to several disorders, ठीक है। It can lead to the blockage of the respiratory pathways, it can even lead to the chronic disorders of the lungs as well, so ये सारी प्रॉब्लम होती है। Now अगर हम इसकी बात करें, asbestosis, this is one condition due to the chronic exposure to the asbestos dust, जो स्पेसिफिकली एस्बेस्टॉस इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो बेटा ये आपका स्पेसिफिकली जो एस्बेस्टॉस यू नो जो इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको प्रॉब्लम झेलने को मिलती है, ठीक है। वहां पे ये एस्बेस्टॉस का जो डस्ट पार्टिकल रहते हैं वो वहीं पे एक्युमुलेट होके रह जाते हैं, ठीक है। सो एस्बेस्टॉस इज बेसिकली एक ग्रेइश कलर का सब्सटेंस रहता है विच डज नॉट बर्न बाय हीटिंग, ओके, इट डज नॉट बर्न बाय हीटिंग, राइट, ठीक है। ये ऐसा सा सब्सटेंस होता है, एस्बेस्टोस इज रियली क्रॉनिकल टू द लंग्स, ओके। देन सिलिकोसिस, सिलिकॉन का एक्युमुलेशन हो जाता है यहाँ पे, इट अकर्स बिकॉज ऑफ द लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू द सिलिका डस्ट, जो माइनिंग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, राइट। एंड देन यू हैव द साइडरोसिस, इसमें आपका देयर इज द डिपोजिशन ऑफ इनहेल्ड आयरन पार्टिकल्स इन टिश्यूज। सो आयरन पार्टिकल्स को इनहेल करते हैं ना, तो वो सब के सब वहां पे एक्युमुलेट हो जाते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्स में, एंड इट कैन कॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइडरोसिस, जैसे कि न्यूमो कॉनियोसिस हो गया या हाइपरफेरेमिया, मतलब ये सारी कंडीशंस होते हैं, बेसिकली हम इनको अलग अलग कंडीशंस के नाम से जानते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ये सब एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो घबराना नहीं है, ओके। बट हाँ ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर के बारे में जरूर बताया गया है, बट ये सब क्लासिफिकेशन वहां नहीं दिया,
ठीक है. सो साइडरोसिस इज बेसिकली ड्यू टू द इनहेलेशन ऑफ द आयरन पार्टिकल्स, स्पेसिफिकली आयरन पार्टिकल्स ही होते हैं. देन एक डिजीज होती है ब्लैक लंग डिजीज बोलते हैं बेटा इसको हम. तो बेटा ब्लैक लंग डिजीज में क्या होता है ना, इट डेवलप्स फ्रॉम इनहेलेशन ऑफ द कोल डस्ट. कोल माइनिंग में जो लोग काम करते हैं तो वो कोल का डस्ट it's accumulating in the lungs, and hence we call it as the black lung disease. It is very common in the long time coal miner workers, जो कोल माइन में बहुत लंबे समय के लिए काम कर रहे होते हैं उनके केस में तो ये डिसऑर्डर बड़ी कॉमन सी चीज हो जाती है. ठीक है बेटा. चलो एक क्वेश्चन है, लंग्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द डिजीज, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, पोलियो या अस्थमा. हाँ जी, फटाफट से बताएंगे. लंग्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग डिजीज. यस, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, पोलियो, अस्थमा. ये है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है. वेरी नाइस, एब्सोल्युटली करेक्ट. चलिए बेटा, थैंक यू सो मच. सो फाइनली आप लोगों का ये चैप्टर तो खत्म हो गया है. अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले बेटा आप लोगों को बता दिया जाए, एक्सपीडिशन बैच टर्म 2 के लिए स्टार्ट हो चुका है. स्टार्ट ज्वाइनिंग दिस, स्टार्ट डूइंग योर प्रिपरेशन. यहाँ पे मैं बायो पढ़ा रही हूँ, अनुराग सर फिजिक्स, राहुल सर केमिस्ट्री और आपकी सविता मैम मैथ्स पढ़ा रही है. सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू क्विकली ज्वाइन दिस बैच एंड गेट योर सेल्फ एनरोल्ड. एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपके आस्क डाउट फीचर की, बेटा आप किसी भी समय बैठ के घर बैठे अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस आस्क डाउट फीचर. उस पर क्लिक करना है, अपने क्वेश्चन को क्रॉप करके यहाँ डालना है एंड चूज द सब्जेक्ट एंड सबमिट द वीडियो. यू विल गेट द हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन हियर एंड यू कैन यूज द time10 कोड हियर टू अनलॉक दिस फ्री फीचर. एंड इसके अलावा अनअकैडमी में बहुत सारे आपको फ्री पैकेजेस मिल रहे हैं. 12 महीने का सब्सक्रिप्शन, 24 महीने के सब्सक्रिप्शन खरीदने पे आपको 6 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहे हैं. एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द फ्री क्विजेस. दिस आर द स्टेप्स टू ज्वाइन द क्विज. आप इन स्टेप्स को यूज करके क्विज ज्वाइन कर सकते हो. एंड देयर इज दिस रियल टाइम इंटरेक्शन इन द फ्री स्पेशल क्लासेस. तो फ्री स्पेशल क्लासेस में जरूर आया कीजिए बेटा. time10 कोड यूज करके इन फ्री स्पेशल क्लासेस को अनलॉक कर सकते हो. आपको यहाँ पे आस्क आउट ऑप्शन मिलता है, क्वेश्चंस पूछ सकते हो, लाइव पोल्स होते हैं, लीडर बोर्ड होते हैं. So these are really helping you out. And don't forget to use my time10 code whenever you are coming for the plus subscriptions. Okay. Thank you so much everybody, and do like, share the session, and obviously चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, सो दैट यू गाइस डोंट मिस आउट ऑन द इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस फ्रॉम द अनअकैडमी 11-12 चैनल. एंड यस, मेरी क्रिसमस अगेन. बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू. चैप्टर ओवर. We will be meeting with the next chapter now. Bye bye.